है अभी लेटेस्ट से शुरू करते हैं जैन 26। वही 26 के तो आंसर आए नहीं अभी तक। तो जैन 26 पहला केस सिनेरियो। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे। इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बोरोइंग व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर। यार आपको अगर फॉरेन करेंसी में बोरो करते हैं तो कितनी बोरिंग कॉस्ट आप डेबिट कर सकते हो। AS16 और AS11 का जितना इंटरेस्ट एक्चुअल पे कर रहे हो तो पहली गल ये होंगी भी क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए तो आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना मतलब एसेट की वैल्यू में ऐड करना जेड़ा अगर आप उन फॉरेन करेंसी च लोन ले लिया ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਪੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਹੈ ਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਲਾਸ ਅਗਰ ਉਹੀ ਲੋਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਰਸਸ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਾਸ ਐਜ਼ ਅ ਬੋਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। अगला क्या है व्हाट इज द अमाउंट दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द एक्सचेंज डिफरेंस टू अकाउंट टू बी अकाउंटेड। एक्सचेंज डिफरेंस कितना होगा। पहला क्या मांगा बोरिंग कॉस्ट कितनी रिकॉग्नाइज करनी है हमने एज पर ये 16। व्हाट इज द अमाउंट एक्सचेंज डिफरेंस टू बी अकाउंटेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर एज पर एस 11। कितना फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस एज पर एस 11 ट्रीट। जितना फॉरेन एक्सचेंज लॉस बोरिंग कॉस्ट बन गया वो तो एज पर 16 ट्रीट हो गया। बैलेंस फॉरेन एक्सचेंज लॉस एज पर एस 11 ट्रीट होगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप एएस नंबर 18 का क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ जी लिमिटेड विद द पी लिमिटेड। तो कम मार के देखते हैं क्या बनता है। इन्वेंट्री भी है बीच में फॉरेन एक्सचेंज भी चल रहा है एएस 11 भी चल रहा है 16 भी चल रहा है 18 भी आ गया इन्वेंट्री भी आ गया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द अनसोल्ड फिनिश टॉयज लाइंग एट द वर्क ऑफ द पी लिमिटेड। फिनिश गुड की वैल्यू देखते हैं। व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुड बी डन इन द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। AS number as the client has initiated the legal proceeding against the company seeking the compensation for death due to the food poisoning. Accounting treatment as the client has initiated a legal proceeding against the company against the compensation for the death due to the food. AS29 की भी डिस्कशन आ गई। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है AS29 स्टार मार्क सारी स्टार मार्क होंगे। यस लिख रहे कौन कौन सा हिट हो गया। अच्छा एक गल होर दसदा है जिस तरह डाटा दिता हुआ होगा ना जिवें क्वेश्चन की फॉर्मेट है जिवें आ देखो AS29 ਤੇ ਲਾਸਟ क्वेश्चन ਸੀ ਨਾ AS29 ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਕੇਟਰਿੰਗ ਆ ਗਿਆ AS2 ਤੇ ਆ ਪਿਆ मतलब जिस सीक्वेंस ਦੇ ਵਿੱਚ केस स्टडी दे रखे उसी सीक्वेंस क्वेश्चन पूछ रखे ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪੈਰੇ पढ़ी जाओ एक एक दो दो MCQ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਐਂ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ। पहला P Limited Indian company which prepares its accounts as per the AS notified by the क्या है आगे क्या चल रहा है while finalizing its financial statement ओहो फायदा भी नहीं हुआ बता पे है। मैं थले डिग ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। तो पी है टेकन अ लोन ऑफ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਫॉर अ प्रोजेक्ट ले लिया एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% ले लिया पेबल एनुअली। तो एक्चुअल हमारा ब्याज कितना आ रहा है $1 लाख का लोन लिया हमने 5% पे लिया है महीने देख लेते हैं 1 मिनट। ऑन 1 अप्रैल 2024 ਦਾ एक्सचेंज रेट बिटवीन करंसी वाज 75 रुपए पर डॉलर 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 24 ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ $1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ। तो एक्सचेंज रेट ऑन द रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च 2025 को कितना था 31 मार्च का रेट कितना आ गया 80 रुपये। The corresponding interest that could have been borrowed the corresponding amount that could have been borrowed by the P Limited in the local currency at an interest rate of 10% on 1st April 2024 पूरे साल का ही ब्याज होगा बस। लोन लिया अपने स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट क्वालिफाइंग एसेट हो गया तो कैपिटलाइज तो कर ही सकते हैं।
तो पूरे साल का 12 महीने का कितना बन गया आपका? एक्चुअल जो पे कर दिया, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना पे कर दिया हमने? $5,000 पे करेंगे, इंटू 80 रुपीज़ पे करेंगे, तो रुपीज़ कितना हो गया आपका? 4 लाख एक्चुअल इंटरेस्ट पे करता। इंडियन च लोन लिता ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਰਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਰੁਪਈਸ 75 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੋਰਿੰਗ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 10% ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 7.5 ਲੱਖ ਦਾ। अगर इंडिया में बोरो करते, इंटरेस्ट सेव कितना करने अपा ने? 3.5 लाख क्या है इंटरेस्ट सेव्ड। कंसेप्ट क्या बोलता है कि जितना इंटरेस्ट सेव कर लिया मैक्सिमम उतना फॉरेन लॉस को आप क्या मान सकते हो? एज पर ए 16 बोरिंग कॉस्ट कर सकते हो। उधर से फॉरेन एक्सचेंज लॉस निकालो। फॉरेन एक्सचेंज लॉस किस वैल्यू के ऊपर निकलेगा? ब्याज के ऊपर या प्रिंसिपल, लोन के प्रिंसिपल के ऊपर? फॉरेन एक्सचेंज लॉस प्रिंसिपल होते हैं, मॉनेटरी आइटम है लोन, क्लोजिंग रेट ते खड़ी करांगे 80 लाख रुपए ते खड़ी करांगे, 75 लाख ते खड़े है, तो लॉस कितने का आ गया आपका? 5 लाख। लॉस में से कितना एज पर एस बोरिंग कॉस्ट कितना मान ले? इंटरेस्ट सेव कितना? 3.5 लाख, तो 3.5 लाख को क्या मान लो? ट्रीट कर दो एज पर एस 16 बोरिंग कॉस्ट, तो जो बैलेंस रहेगा 1.5 लाख का फॉरेन एक्सचेंज लॉस, उसका क्या करना है? एज पर एस 11। पहला पार्ट क्या है? व्हाट वुड बी द वैल्यू क्यों नहीं दिख रही? बोरिंग कॉस्ट कितनी? 40,000 तो 4 लाख तो एक एक्चुअल ब्याज। टोटल बोरिंग कॉस्ट ए 16 की कितनी होगी? 4 लाख तो एक एक्चुअल इंटरेस्ट और एक 3.5 लाख का फॉरेक्स लॉस, तो टोटल कितना हो गया आपका? 7.5। तो पहले का आंसर क्या आएगा? सी। इधर इन्होंने ना वैसे 3.5 लाख भी अगर ऑप्शन में दे देता तो कोई बच्चा गलती से 3.5 लाख लगा देता, मतलब माइट भी हम भी। टोटल ए 16 का टोटल ब्याज मांगा था, तो टोटल ब्याज में एक तो सिंपल वाला ब्याज और एक फॉरेक्स। पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें क्या चाहिए सर? व्हाट इज द अमाउंट दैट कुड बी रिकॉग्नाइज एक्सचेंज डिफरेंस? कितना एक्सचेंज डिफरेंस एज पर एस 11? 1.5 लाख। तो कितना एक्सचेंज डिफरेंस एज पर एस 11? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ जी विद द पी? ऊपर आ जाओ। P Limited holds a voting share, holds 12% voting share in the G Limited. G Limited's board comprised of 8 members. Of these, 2 members are appointed by the P, casting significant influence. Each board member has 1 vote at the meeting. 8 में से 2 बंदे निकल लगा रखे, तो 2/8 कितना हो गया? तो जितने वोट्स कास्ट होंगे 25% का राइट इसका हो गया। उधर से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी कह दिया। चाहे परसेंटेज होल्डिंग 12% है, पर आप बोर्ड की अगर देखें तो वो तो 25% बन गया। तो क्या बोलते हैं कि एसोसिएट वाला रिलेशन। अब जी लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ पी। क्या पी होल्ड करके बैठी है 25% इन द जी, तो जी क्या बनेगी? एसोसिएट। तो जी इज एन एसोसिएट ऑफ पी। यही लग रहा है बस, बता दो बस, चलो आगे। अनसोल्ड फिनिश टॉयज, सबका यही है व्यू, एसोसिएट लगा दें। कोई ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ भी रहने दो। सी पार्ट डी पार्ट जैसे इन्वेस्ट कर रखा है, पर ना तो सब्सिडरी कह सकते हैं, ना एसोसिएट, ना जॉइंट वेंचर। पी बॉय। फिनिश गुड की वैल्यू देखने अपन अनसोल्ड की। थर्ड पार्ट, पी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन manufacturing of toys at its plant at Muzaffarnagar, incurs the following cost to manufacture these toy. इतना खर्चा लग गया हमारा। The plant has a capacity to produce 1 lakh toys per annum and the fixed production overheads are 15 लाख। अच्छा, इसका आपको ध्यान होगा कि अगर कोई फिक्स कॉस्ट है तो डिवाइड बाय कितनी क्वांटिटी करके पर यूनिट में जोड़ना है हमने। नॉर्मल प्रोडक्शन, ऑलवेज नॉर्मल, या नॉर्मल प्लस एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, या डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। नॉर्मल कितनी है? 1 लाख यूनिट। ड्यूरिंग द ईयर आहा एक्चुअल प्रोडक्शन कितने से? 1,20,000 यूनिट। ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ 1,20,000 यूनिट है तो रुपीज़ कट देना चाहिए। 1 लाख यूनिट नॉर्मल प्रोडक्शन, एक्चुअल में कितना हो गया? 1,20,000। तो डिवाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय कल्ला नॉर्मल, या नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर, या हमेशा एक्चुअल। ये कंसेप्ट है एस टू का। तो बेसिकली नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर। तो डिवाइड बाय 20 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? क्योंकि ऐसा है ना यार, अकाउंट्स में इधर वो तो क्या करेंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन तो क्या करेंगे,
तो डिवाइड बाय नॉर्मल कर रहे एक्चुअल आउटपुट एक वी होगी, ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाए, ओवर एब्जॉर्प्शन थोड़ी करेंगे इधर। एवरेज हायर कितना हो गया 12.5 एट द एंड ऑफ द ईयर 11,000 फिनिश गुड्स वर अनलाइन। तो ये तीनों कितना हो गया 260, 260 प्लस 12.5 कितना हो गया 272.50 इंटू कितने यूनिट पड़े हैं यार कितना आ गया 29,93,500 बी बॉय। व्हाट इज द काउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द फूड पॉइजनिंग वाला काम? P Limited renders catering services at the various event. At the event in which it had given the catering services, 10 people died due to the food poisoning. Legal proceeding were starting as the client. Compensation कितना मांग रहा है वो 10 लाख. But it disputes the liability. The legal counsel of the P has advised the company is likely to lose the case, although the chances paying the claim are not the chances of paying the claim are not remote. Chances of paying the claim are not remote. दूर तो नहीं है, पे करनी ही पड़ेगी, ऐसे ही बन गया बात। रिमोट होता मतलब दूर, चांस है नहीं तो कंटीजेंट लायबिलिटी। आपको रिमोट वर्ड देख के हो सकता लगा कंटीजेंट लायबिलिटी, पर शायद तो ऐसा कुछ कह रखा है लाइकली टू लूज ऑल्दो द चांसेस ऑफ पेइंग। वैसे तो इन्होंने स्टार्टिंग में अगर वर्ड ऑल्दो कहा, ऑल्दो द चांसेस ऑफ पेइंग द क्लेम आर रिमोट ऐसा कहना चाहिए था, पर कह दिया नॉट रिमोट। रिमोट नहीं है तो क्लोज है, रिमोट दूर नहीं है तो क्लोज है, नेड़े है। द एस्टिमेटेड पोटेंशियल लायबिलिटी एस्टिमेटेड बाय द काउंसिल इज एस्टिमेटेड पोटेंशियल लायबिलिटी। कितना पे करना पड़ेगा? एक लीगल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम, 75,000 तो पे करना ही करना है। सेटलमेंट इफ द क्लेम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड 10 लाख। क्या करना है? व्हाट डू यू थिंक सो? 75,000 का क्या खड़ा करना है? लीगल कॉस्ट है जो तो पे करनी पड़ेगी, आउटकम जो भी आए, तो 75,000 क्या खड़ा करना है? पे करना ही पड़ेगा जो भी आए, अमाउंट भी सर्टेन है 75,000। प्रोविजन के लायबिलिटी, प्रोविजन के लायबिलिटी। बाकी नीचे ऑप्शन पूछते हैं क्या है। चलो लायबिलिटी वर्ड तो मांगा नहीं, तो 75,000 की भी प्रोविजन नहीं, 75,000 तो श्योर शॉर्ट प्रोविजन। ਹੁਣ रह गया 10 लाख का। 10 लाख का की करना है? कंटीजेंट लायबिलिटी बोलिए, प्रोविजन बोलिए। 75,000 तो कंफर्म ही हो तो प्रोविजन ही आएगा। 10 लाख का क्या करना है? लाइकली टू लूज कह दिया, हारने वाले हैं। दूसरा क्लेम रिमोट है नॉट रिमोट है? रिमोट है तो दूर का है तो कंटीजेंट लायबिलिटी हो सकता था, नॉट रिमोट मतलब नेड़े है तो क्या, तो 10 लाख की भी प्रोविजन नहीं लग रही है, तो 10,75,000 की प्रोविजन लग रही है। आपका व्यू यही है कुछ और है? ठीक है जी, अब देखें हमारे कितने नंबर आए। CABBA, CABBA एक गलत हो गया, बी बना दिया इन्होंने। आंसर क्या है? बी, डिस्क्लोज कंटीजेंट लायबिलिटी। ऑल्दो द चांसेस ऑफ पेइंग द क्लेम आर नॉट रिमोट। हाँ भाई, क्या रीजन लगता है? ऐसा तो रीजन देता नहीं, हमने डेवलप करना है। छोड़ो बस, लोड नहीं, चलो आगे चलो। बस ये कह सकते हैं शायद तो प्रोबेबिलिटी नहीं दी क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा दे देता तो प्रोविजन खड़ी कर लेते, प्रोबेबिलिटी नहीं। अगला क्वेश्चन चलो। अगले क्वेश्चन में सबसे पहले नीचे पढ़ लो, ES नंबर 7 और रेवेन्यू और एक्सपेंस बताना है कितना है ना। नीचे कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट बतानी है इन द CFS। CFS में किस वैल्यू पे कैरी करेंगे? ये शायद तो हो सकता है आपका एसोसिएट वाला क्वेश्चन हो, AS23 मोस्ट प्रोबेबली वही होगा इन्वेस्टमेंट इन लिमिटेड AS23 का। What would be the carrying amount? What would be the amount of the current tax to be reported in the interim financial report? Interim financial report W हो सकता है weighted average tax rate निकाल, तो AS25। Assuming the tax rate कितना 30% defined the deferred tax DTA detail भी है।
पक्का ये काम तो एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ, सीक्वेंसली दिया हुआ है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ, करवाना चाह रहा हूँ मैं। वी लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ हॉस्टल बिल्डिंग फॉर द एम्बर एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 224 लाख। कॉन्ट्रैक्ट हमने एंटर किया कब? 1 अक्टूबर 2024 को। द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम इज 18 मंथ। वी लिमिटेड हैज इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 60 लाख अप टू 31 मार्च 2025। ये 7 कर ले पहला तो सही, लड़कियों ने कर लिया। A7 में स्टेप नंबर 1 क्या करना होता है? परसेंटेज कंप्लीशन निकालो। परसेंटेज कंप्लीशन कैसे निकालते हैं? एक्सपेंस इंकर्ड टिल डेट। एक मिनट, एक्सपेंस इंकर्ड करंट ईयर में या टिल डेट क्यूमुलेटिव टिल नाउ? टिल डेट क्यूमुलेटिव टिल नाउ मतलब अगर दूजे साल डेट ते खड़े था पहले साल प्लस दूजे साल का टोटल एक्सपेंस कितना इंकर हो गया टिल डेट क्यूमुलेटिव। टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंस, हमें क्या लगता है कितना हो जाएगा? परसेंटेज कंप्लीशन निकालोगे, जितना परसेंट कंप्लीशन निकाल लोगे, टोटल रेवेन्यू जितना एक्सपेक्टेड है, रिवाइज रेवेन्यू मतलब अगर कोई इन्फ्लेशन क्या बोलते हैं उसे, अगर कोई आपका रेवेन्यू इन्फ्लेट हो रहा है किसी वजह से, या कोई एक्स्ट्रा रिकवर करन दे आप हकदार हो गए, तो वो चीज़ां विच जोड़ के टोटल रेवेन्यू ਦਾ ਇੰਨਾ परसेंट कंप्लीशन उन्ना क्यूमुलेटिव रेवेन्यू बुक होना चाहिए। माइनस ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ रेवेन्यू बुक हो गया ਉਹ करंट ईयर ਦਾ रेवेन्यू ਇੰਨਾ बुक करना है। करंट खर्चा ਦਾ जिन्ना करंट ईयर 'ਚ ਇਨਕਰ ਕੀਤਾ ਉਨਾ ਹੀ बुक करना है। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ 224 ਲੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ रेवेन्यू ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਹੈ? 224 ਲੱਖ। टोटल रेवेन्यू 224 लाख। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कितने 18 महीने। वी लिमिटेड हैज इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 60 लाख अप टू द 31 मार्च 2025। प्रूडेंट एस्टिमेट दैट एडिशनल कॉस्ट इंकर और कितनी हो जाएगी? 180। ठीक हो गया। 60 ऑलरेडी इंकर करता, 180 होर हो जू, टोटल खर्चा कितना हो जू? 240। आपा कितना खर्चा इंकर करता? 60 आउट ऑफ 240 कितने परसेंट इंकर करता? अगर 25% इंकर करता तो रेवेन्यू कितना बुक कर लेना चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ? 56 लाख ਦਾ, और एक्सपेंस कितना इंकर? 8 लाख ਦਾ। घाटे वाला कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अगर घाटे वाला कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, देखो एक मिनट, 4 लाख का तो क्या हो गया? करंट ईयर लॉस हो गया। इसके अलावा अगर घाटे वाला क्वेश्चन हो तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग? प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन कितनी बनाते हैं? टोटल लॉस कितना होगा? टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? 224। टोटल एक्सपेंस कितना होगा? 240। टोटल लॉस कितना होगा? अगर टोटल लॉस 16 लाख होगा तो पीएनएल में अब तक टोटल डेबिट 16 लाख हो जाना चाहिए। पिछले साल में क्या कोई लॉस डेबिट किया? नहीं। इस साल में कोई डेबिट किया? यस। कितने का? 4। बाकी का 12 लाख का खर्चा और बुक कर दो। एंट्री क्या करोगे? पी एंड एल डेबिट कितना? 12 लाख। टू प्रोविजन कितना? 12 लाख। कंसेप्ट ये है कि अगर लॉस आएगा तो जितना टोटल लॉस हमें लगता है उतना टोटल पी एंड एल में अब तक डेबिट हो जाना चाहिए। अगर कुछ लॉस पिछले साल में डेबिट कर हटे, हटा दो। मतलब 16 लाख है, पिछले साल मान लो 2 लाख का लॉस बुक कर लिया, 2 लाख छड़ दो, 4 लाख दैत की बुक कर लिया, 6 लाख छड़ता, टोटल पीछे कितना रह गया? 10 लाख। 10 लाख की प्रोविजन बननी चाहिए। टोटल 16 लाख का खर्चा बुक होना चाहिए, अज तक 16 लाख बुक हो जाना चाहिए। इन्नी दी प्रोविजन खड़ी करांगे। ओके डन। क्या था? वी लिमिटेड हैज बिल्ड 84 लाख एज पर द एग्रीमेंट। 84 लाख बिलिंग कर रखी है उससे। इसका होता था ना अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर है या अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, कैसे निकालते थे वो? जितना हमने बिल कर रखा है वर्सेस हमारा रेवेन्यू कितना बनता है। जितना फालतू बिल करता, अमाउंट ड्यू, फालतू बिल करता अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, घट बिल किया अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। बिलिंग कितनी की? वो तो लैने खड़े किन्ने कर ले बेसिकली, उन्होंने इनवॉइस किन्ने का इशू करता? 84 लाख का, पर अपना हक किन्ने का बनता है? 60 लाख ना 56 लाख का। 80 लाख की बिलिंग करती, 56 लाख का साडा हक बनता सी, बिलिंग फालतू करती, ड्यू टू कस्टमर आ गया 24 लाख। 84 की बिलिंग करी है, 84 की करी है तो 28 हो जाएगा। 28 लाख ड्यू टू कस्टमर। एमसीक्यू पढ़ लेते हैं नीचे। कहता व्हाट शुड बी द रेवेन्यू एंड द टोटल एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट टू द हॉस्टल बिल्डिंग। रेवेन्यू तो कितना बुक करना है हमने? 50 लाख का। और एक्सपेंस कितना? 60 एक 12 एक 72। बस तो 60 लाख का एक्सपेंस, 12 लाख की तो प्रोविजन है, पर पीएनएल में खर्चा जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। 60 प्लस 12 72 तो है नहीं ऑप्शन, तो 56 और 60 ही है, तो आंसर क्या लगा दोगे? ये लगाओगे।
इन्वेस्टमेंट कैरिंग अमाउंट। देखो मल्टीपल टॉपिक्स पूछ रखे हैं पर एडी भी घबराने की गल नहीं है क्योंकि मिक्स नहीं किया होया। पहला पॉइंट पहला MCQ, दूजा पॉइंट दूजा MCQ। देखा जाए तो इंडिविजुअल क्वेश्चन ही है, केस सिनेरियो तो रहा ही नहीं। ये घबराने वाली गल। 1 जून 2024 को वी लिमिटेड एक्वायर्ड 30% of M Limited for a consideration of 20 lakh. Such acquisition enables the V to exercise a significant influence. On 14 August declared a dividend of पॉइंट हटा दो, ये इकट्ठा किया सारा। SFS CFS में मांग रहा है कितना दिखाना है। CFS में कितना दिखाना होता है, पहले तो SFS में कितना दिखाएंगे वो देखो। हमने कितने में एक्वायर किया, फॉर कंसिडरेशन ऑफ 20 लाख। कितना पे किया हमने, पेड 20 लाख का। जितना पे किया माइनस क्या कर देते हैं उसमें से, प्री एक्विजिशन डिविडेंड अगर कोई आया हो तो। इस क्वेश्चन में प्री एक्विजिशन डिविडेंड देखो क्या था। ऑन 14 अगस्त 2020 हमने एक्वायर कब किया था, 1 जून 24 को। ऑन 14 अगस्त डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 5 लाख आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ 8 लाख अर्नड बाय ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। पिछले साल ਦੇ प्रॉफिट जो डिविडेंड डिक्लेयर ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ डिविडेंड भी ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, प्री एक्विजिशन ही होगा 5 ਲੱਖ ਦਾ डिविडेंड। ਤੇ अगर 5 ਲੱਖ ਦਾ प्री एक्विजिशन होगा, ਮੈਨੂੰ कितना मिला होगा 5 ਲੱਖ ਚੋਂ 30% था कितना 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का प्री एक्विजिशन डिविडेंड अगर हटाओगे तो कितना रह गया आपके पास, 18.5 लाख SFS में दिखना चाहिए। जितना SFS में दिखना चाहिए उसमें क्या करते हैं प्लस। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि हमने क्वेश्चन क्या मांग रहा था, CFS में टोटल वैल्यू कितनी दिखानी है, क्या गुडविल निकालने की लोड है, वो तो प्रेजेंटेशन के लिए होती है, अदरवाइज लोड नहीं। आप सिर्फ पोस्ट प्रॉफिट जोड़ दो, काम निपट जाएगा। फर्दर द एम रिपोर्टेड द 30 लाख फॉर द करंट ईयर 2025 एंड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ कितना 6 लाख का ऑन 5 जून 2025। 15 जून को डिविडेंड डिक्लेयर किया, 15 जून 2025, साल भी देख लेना 15 जून 2025। क्या 31 मार्च के बाद हमारी जो वैल्यू मांग रहा है, कब की मांग रहा है, 31 मार्च 2025 की मांग रहा है बस। नहीं, इधर 31 मार्च 2025 की मांग रहा है ना। तो डिविडेंड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट को क्या करना है हमने, इग्नोर। जब जब AS23 का क्वेश्चन आएगा तो ये वाला पॉइंट तो पूछ ही लेता है कि डिविडेंड हमने क्या करना है, इग्नोर। 6 लाख तो क्या कर दो, इग्नोर। पोस्ट का प्रॉफिट कितना कमाया 30 लाख, पर 30 लाख कितने पीरियड का कमाया, पूरे साल का। ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ एक्वायर किया 1 जून ਨੂੰ। पोस्ट प्रॉफिट कितने महीने का बनता अपना, अप्रैल मई 2 महीने छट के 10/12। तो 30 लाख का पहले तो क्या करो 10/12, तो 25 लाख ਜਦੋਂ तो ਆਪਾਂ एक्वायर किया उदों बाद मेरा हिस्सा किन्ने परसेंट ਇਹਦਾ 30%। 7.5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लस कर देने हैं। 26 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट CFS में आनी चाहिए। चले थोड़ा सा हौसला आ रहा है, आता है कुछ तो हमें। पर ये है कि ये जो MCQ होंगे सारे छोटे टॉपिक्स में से। अब राघव पढ़ेगा, पहले तो नहीं पढ़ने। करंट टैक्स एक्सपेंस दसना है। अच्छा एक गल सुनो, तुहानू ये समझ आंदा है करंट टैक्स किसका नाम है। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दो अलग अलग नाम है। व्हाट इज डू यू मीन बाय करंट टैक्स, जो एंट्री डाल जो प्रोविजन फॉर टैक्स, जो एंट्री डालते हैं आप P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ਉਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਕਰੰਟ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਟੈਕਸ ਹੈ। करंट टैक्स मांग रहा है मतलब जो एक्चुअल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इंटायरिंग फाइनेंशियल सेकंड क्वार्टर एक MCQ एक पॉइंट एड्डा भी औखी नहीं है, घबराना ही है। वी लिमिटेड हैज रिपोर्टेड अ प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ कितना 7 लाख इन द फर्स्ट क्वार्टर। एक मिनट, किस क्वार्टर के लिए मांग रहा था, सेकंड क्वार्टर के लिए मांग रहा है। तो प्री टैक्स प्रॉफिट कितना है अपना 7 लाख आया इन द फर्स्ट क्वार्टर। Q1 में कितना 7 लाख एंड 8 लाख इन द सेकंड क्वार्टर। Q2 में कितना। Further, it expects to earn 4 lakh and 6 lakh during the year. 4 लाख एंड टोटल कितना पूरे साल में अर्न कर लेगा, 7 4 11 8 6 14 15 25 लाख। 25 लाख की इनकम सारे साल दी होगी। कंसेप्ट की कहता है कैसे करना चाहिए, क्या ये कुछ दे रखा है ऐसा कुछ। हाँ, टैक्स स्लैब कितना 30% ऑन फर्स्ट 5 लाख, 40% ऑन एनी एडिशनल अर्निंग। तो इसमें से पहले 5 लाख के ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 30%। बैलेंस कितना रह गया 20 लाख के ऊपर कितना पे करना पड़ेगा 40%। पूरे साल का इनकम टैक्स कितना बन जाएगा 1.5 लाख और 8 लाख, टोटल कितना हो गया 9.5 लाख डिवाइड बाय 25 लाख। ये क्या निकला है आपका वेटेड एवरेज टैक्स रेट, WATR। वेटेड एवरेज टैक्स रेट आ गया, कितना आ गया 38%।
तो वेटेड एवरेज टैक्स रेट इतना है 38%, तो हम क्या करेंगे सेकंड क्वार्टर की जितनी एक्चुअल में इनकम है, सेकंड क्वार्टर की इनकम कितनी है 8 लाख, 8 लाख का 38% कितना हो गया 3 लाख 4 हज़ार, 3 लाख 4 हज़ार करेंगे, खर्चा बुक करेंगे। Assuming a corporate tax rate of 30%, determine the assuming a tax rate of 30%। अब 30% क्या रहा है ना, अभी ऊपर वो 35-40 वाला भूल जाओ, 30-40 जो भी आया 30% ही है। Determine the amount of the deferred tax asset liability। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स कितना 4 लाख, डेप्रिसिएशन लॉयबल अंडर इनकम टैक्स कितना है 10 लाख। मेरी बात सुनना, आपको ये बात ध्यान है ना, जब भी डेप्रिसिएशन का पॉइंट आएगा आप ये सोचोगे हम इनिशियल ईयर में खड़े हैं लेटर ईयर में खड़े हैं, डिफरेंट है हमारा थोड़ा। इनिशियल ईयर में खड़े हैं लेटर ईयर में खड़े हैं, कैसे पता लगेगा इनिशियल ईयर में है या नहीं। इनकम टैक्स में तो डब्ल्यूडीवी लगता है और अकाउंट्स में क्या लगता है एसएलएम, इम्प्लाइड मान के चलते हैं। इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी, अगर इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी तो इनकम टैक्स की इनिशियल ईयर में डेप ज़्यादा आनी चाहिए। इस केस में क्या है, इनकम टैक्स की डेप ज़्यादा है ना, तो हम किस ईयर में खड़े हैं इनिशियल ईयर में खड़े हैं। अगर इनिशियल ईयर में खड़े हैं तो डीटीए या डीटीएल खोल लेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक। अब हो क्या रहा है, अकाउंट्स का खर्चा कम, अकाउंट्स का अगर खर्चा कम तो अकाउंट्स का प्रॉफिट ज़्यादा, तो इधर टैक्स भी होना चाहिए ज़्यादा, इनकम टैक्स से कितना है कट, पी एंड एल क्या करें डेबिट, पी एंड एल डेबिट तो कुछ क्रेडिट, क्रेडिट क्या करेंगे डी टी एल, क्योंकि इनिशियल है क्रिएट करना है तो डी टी एल क्रिएट करेंगे, लेक्चर लगाना क्रिएट डी टी एल, तो डी टी एल क्रिएट होगा, कितना क्रिएट होगा, डिफरेंस कितने का है 6 लाख का, 6 लाख का 30% कितना हो गया अपना, तो 81 का तो डी टी एल क्रिएट करेंगे फॉर डेप्रिसिएशन। आगे भी चलेंगे, आगे भी चलेंगे। अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी टैक्स एज पर टैक्स रिकॉर्ड, एज पर टैक्स रिकॉर्ड अगर अनअमोर्टाइज्ड है मतलब अकाउंट्स में तो सारा खर्चा एक बार में बुक कर दिया होगा, इनिशियल ईयर में खड़े लेटर ईयर में खड़े हैं, अनअमोर्टाइज्ड पड़ा ना इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में अभी तक अमोर्टाइज नहीं किया, अकाउंट्स में तो पहले से खर्चा बुक कर दिया, तो जब खर्चा इंकर हुआ तो वो इनिशियल ईयर था, अब तो लेटर वाला ईयर है, तो लेटर ईयर में खड़े हैं, लेटर ईयर में खड़े तो क्रिएट या बंद, बंद, बंद करना है, ठीक है। इनकम टैक्स में खर्चा करंट ईयर में क्या हुआ होगा, करंट ईयर में इनकम टैक्स में खर्चा बुक किया, पर करंट ईयर में अकाउंट्स में खर्चा बुक नहीं किया, तो अकाउंट का प्रॉफिट क्या है ज़्यादा, तो अकाउंट का टैक्स क्या आना चाहिए ज़्यादा, अकाउंट का टैक्स कैसे ज़्यादा आएगा, पी एंड एल क्या करो डेबिट टू, लेटर ईयर में खड़े हैं बंद करना है तो टू डी है, तो डी क्या करेंगे रिवर्स, खाली मैंने किया आपने भी किया। 30,000 का 30% कितना हो गया अपना, पेनल्टी इम्पोज बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट ऑन 30th मार्च पेबल बाय 30th ऑफ अप्रैल, हम कब खड़े हैं 31 मार्च, ये कौन सा क्वेश्चन पॉइंट आ गया, पेनल्टी तो है, तो पेनल्टी की बात ऐसे आएगी इसकी, इनकम टैक्स वाले पेनल्टी में डेबिट करन दिंदे कि नहीं, अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋਗੇ। पहली गल तो ये देखो, पेबल नोटिस का कब आ गया, पेनल्टी इम्पोज बाय जीएसटी डिपार्टमेंट 30th मार्च, क्या हमने अकाउंट्स में पेनल्टी का खर्चा बुक किया होगा, क्या इनकम टैक्स वाले पेनल्टी को खर्चा डेबिट करने देते हैं, ये वाला क्वेश्चन पॉइंट अपनी बुक में है, बुक के किसी क्वेश्चन में पढ़ा है, खोलो देखो पेज खोलो, नहीं है तो बुक में ये पॉइंट नोट करो। एक गल ध्यान रखियो, जो भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो नवी चीज दिखे ना नोट कर लो बुक ते। है नहीं पेनल्टी वाला कोई।
ऊपर लिख लेते हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। एक और आंसर बना लेंगे, बाद च कन्फर्म आंसर लिख लेंगे। पेनल्टी इम्पोज बाय जीएसटी डिपार्टमेंट 30th मार्च पेबल बाय 30th ऑफ अप्रैल। वैसे तो इसका काउंटिंग कैसे होनी चाहिए कि अकाउंट्स में ये खर्चा अलाउड पर इनकम टैक्स में नॉट अलाउड था अकाउंट, क्योंकि परमानेंट डिफरेंस हो गया। डीटी लेस केस नहीं बनना क्योंकि परमानेंट डिफरेंस हो गया। उधर कदे फ्यूचर तो अलाउ होना ही नहीं। इट इज अ परमानेंट डिफरेंस। as it is never allowed but expense booked, therefore no DTA, no DTA। परमानेंट डिफरेंस है, टेम्परेरी डिफरेंस नहीं। अच्छा एक और गल, अगर इसमें मैं इस 4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ, 31 ਮਾਰਚ 25 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਪੇ ਲੈਟ ਸੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पे कब कर रहे हैं? 15 अप्रैल ਨੂੰ। 30 अप्रैल तक लास्ट डेट सी पे ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ 15 अप्रैल ਨੂੰ पे करती पेनल्टी। पे कदों की थी? 15 अप्रैल। क्या 31 मार्च तक प्रोविजन खड़ी करें, रिकॉर्ड करें एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं? इम्पोज्ड पेनल्टी ऑन 30th मार्च, क्या एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं? पे हमने कब किया है? 15 अप्रैल। फिर क्या 31 मार्च से पहले नोटिस आ गया? नोटिस आ गया तो पता है आपको पे करनी पड़ेगी। 31 मार्च से पहले आपको खर्चा 31 मार्च को प्रोविजन खड़ी कर लेनी चाहिए। हो गया, एडजस्टिंग इवेंट है। इस केस में इस डिटेल तो नहीं बनेगा इस केस में। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, हो गया। डेप्रिसिएशन है, ठीक हो गया। क्रिएट डीटी, एक मिनट है। अनअमोर्टाइज प्रीलिमिनरी, यार अच्छा एक और गल है, शायद गलत सोच गया। अनअमोर्टाइज अगर इनकम टैक्स के हिसाब से 30,000 पे है, मतलब 30,000 सीडी है ना कि 30,000 करंट ईयर का खर्चा बुक कर लिया। अगर 30,000 दी सीडी है एज पर ਜਿਹੜਾ 9,000 है 9,000 DTA ਦਾ सीडी बचना चाहिए। यार फ्यूचर में खर्चा बुक करेंगे, अनअमोर्टाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस तो थोड़ा, हाँ मैं गलत बोले थे। अनअमोर्टाइज प्रीलिमिनरी एज पर टैक्स रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया? इनकम टैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ अनअमोर्टाइज एक्सपेंस पे है 30,000 ਦਾ बैलेंस शीट 'ਚ। बैलेंस शीट 'ਚ 30,000 ਦਾ अनअमोर्टाइज एक्सपेंस पे है, मतलब इनकम टैक्स 'ਚ फ्यूचर 'ਚ खर्चा बुक करांगे, पर अकाउंट 'ਚ ਸਾਰਾ खर्चा ਅੱਜ ਹੀ बुक कर लिया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਜਾਂ DTA ਰਿਵਰਸ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ 30,000 ਦਾ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ, करंट ईयर की फिगर क्या गया, पर करंट ईयर की फिगर नहीं है, करंट ईयर का खर्चा नहीं है। इट इज़ क्या? बैलेंस शीट की फिगर, अनअमोर्टाइज्ड, अनअमोर्टाइज्ड फिगर है ना। तो इनकम टैक्स की बैलेंस शीट की फिगर है 30,000। तो 30,000 क्या होगा फ्यूचर में P&L में जाएगा, और फ्यूचर में अगर P&L में जाएगा एज पर इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का फ्यूचर का P&L प्रॉफिट घट आऊगा, तो फ्यूचर का खर्चा घट होना चाहिए। फ्यूचर का खर्चा घट किवें होगा? फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ P&L क्रेडिट करिए तो DTL डेबिट करिए। आज क्रिएट DTL आ जाओ, आज अगर DTL
क्रिएट कर दूंगा मैं, तो फ्यूचर 'ਚ मैं की एंट्री पा दूंगा DTL टू P&L फ्यूचर दा अच्छा अकाउंट नेम फिर गलत कर गया शायद। इनकम टैक्स में फ्यूचर में खर्चा बुक करूंगा। अकाउंट का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगले फ्यूचर 'ਚ एंट्री पानी चाहिए P&L अकाउंट डेबिट टू DTA अज क्रिएट DTA आऊगा। क्रिएट DTA 9,000 का। क्रिएट DTA 9,000 का। फ्यूचर में इनकम टैक्स में खर्चा बुक करेंगे तो फ्यूचर में इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम आएगा, तो फ्यूचर में अकाउंट्स का प्रॉफिट ज़्यादा है। अकाउंट्स का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो फ्यूचर में अकाउंट्स में P&L में खर्चा ज़्यादा बुक करना है, तो फ्यूचर में P&L डेबिट टू DTA की एंट्री डालेंगे। फ्यूचर में टू DTA करेंगे, रिवर्स बंद करेंगे, तो आज DTA क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट DTA तो DTL क्रिएट 81, DTA क्रिएट 9,000। अब ये जो कह रहा है कि 31 मार्च को दिखा दो, तो हमने क्या करना है, नेट ऑफ करके दिखा दे। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, DTL 71, DTL 71 है भाई, हमने टिक्के लगा दिए ABCA। बी लगाया BBCA तो गलत है ना, BBCA 6 गलत है हमारा। आठ लाख का खर्चा कर दिया, 180 का और करेंगे तो टोटल 240 25% कम्प्लीट होगा। 240 25% कम्प्लीट हो गया। टोटल रेवेन्यू कितना है 224, 224 का 25% कितना आ गया 56। 56 तो रेवेन्यू बुक करना चाहिए। एक्सपेंस कितना, जितना एक्चुअल इंकर कर दिया 60 लाख, या फिर 12 लाख की प्रोविजन, या तो 60 ते 12, या ਤਾਂ ही कहना ना एक्सपेंस इतने आऊगा 60 लाख, रेवेन्यू इतने आ गया 56 लाख, P&L होर कितना डेबिट हो जाऊगा 12 लाख नाल प्रोविजन के नाम पे। P&L में तो ऐसे ही जाएगा ना, लॉस तो ऑटोमेटिक हो गया, लॉस 4 लाख। फिर लॉस CD और लॉस BD, लॉस का ये CD हो गया, ये लॉस का BD आ गया, प्रोविजन बुक कर दी, टोटल 16 लाख का लॉस बुक हो गया। तो या तो आपको कितना डेबिट किया हमने, BD CD तो छोड़ देंगे ऑब्वियसली, ये तो CD BD ये तो छोड़ दो। या तो आपको कि हमने खाली 60 लाख डेबिट किया, या आपको 60 + 12 72 डेबिट किया, तो यार 60 ऑप्शन आवे या 72 आवे। वैसे एक्सपेंस की फिगर गल कर रहे हैं तो 60 ही चाहिए सी, इतने 76 है, 72 भी है नहीं, ये आंसर तो बनता नहीं है। क्या लगता है, और लॉजिक कुछ 76। अबे की कितना हो सकता है, ऐसे ने गलती 60 लाख का खर्चा, 16 लाख का लॉस, टोटल 76 लाख, तो गलत हो गया काम। जो 60 लाख का खर्चा बुक कितना, 4 लाख तो ऑलरेडी हो गया, तो 72 लाख होना चाहिए था सी, तो MCQ गलत है। तो क्या करें इसका, तो थोड़ी मानेंगे अब, ग्रेस दी होगी।
आप क्या करोगे, बुक में इसका आंसर सी से काट के बी कर लेना। आगे चलो, 11 से 15। 11वां, 11वां ए एस 18 का क्वेश्चन आ गया। ए एस 18 के 2 क्वेश्चन आ गए, तो आपको ए एस 18 पढ़ लेना चाहिए था। एसोसिएट तो कर सही हो गया, ये भी देखते हैं। PQR is a manufacturing company that has several subsidiaries and the joint venture. During the financial year, it sold the machinery worth 2 lakh to one of its subsidiary. PQR की बहुत सारी सब्सिडरी और बहुत सारे जॉइंट वेंचर। हमने 2 करोड़ की मशीन भेजी टू वन ऑफ द सब्सिडरी। STU सब्सिडरी जिसका नाम क्या है STU एट द आर्म लेंथ प्राइस। तो आपको सर आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है? फेयर प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस ना वर्ड इनकम टैक्स में यूज करते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग एक टॉपिक है, उधर से ये वर्ड आया होगा आर्म लेंथ। आपने पढ़ा कहीं पे? मैं The company also paid a remuneration of 50 lakh to the CEO and the CFO. Additionally, PQR received a loan of 1 crore from its holding company. LMN, all these transactions were disclosed separately in the notes to accounts. Which of the following statement correctly reflects? AS18 does not apply to transaction with subsidiary. Remuneration need not to be disclosed. AS18 require disclosure of related party transactions such as a sale of machine, loan, managerial remuneration. AS18 applies to only the financial institution and the banks. तो आप क्या कहते हो? सी? मैं भी कहता हूँ सी। आंसर क्या है? तो AS18 हमें पढ़ने की लोड नहीं है, बिना पढ़े भी हम सही कर देंगे। आगे आगे क्या आ गया? ये कैश फ्लो आ गया। कैश फ्लो क्वेश्चन पिछली बार कैसे आया? जनवरी में था ना? जनवरी में। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और कैश का क्लोजिंग बैलेंस। व्हाट इज द नॉन मॉनेटरी एडजस्टमेंट फॉर द नॉन कैश एक्सपेंसेस व्हिच विल बी एडेड बैक टू द प्रॉफिट? नॉन कैश बताना है। नॉन कैश एक्सपेंस कितने जो हम ऐड बैक करेंगे टू द नेट प्रॉफिट? आपको पता है के पास घर पे एक एडवांस काउंट का केस स्टडी बुकलेट भी पड़ी है, ऐसे ही याद दिलवा रहा हूँ। बुकलेट भी दी हुई है, करी कितनी है ना, करी और कर निकाह कराई है, वो भी भैया ले अपने। So XYZ is a diversified company operating in a consumer goods sector. For the financial year ending 31 March 25, the company reported a net profit of 22 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देता, PBT देता 22 लाख। एक मिनट, पेपर में क्वेश्चन कैसे करोगे आप कैश फ्लो? हाँ वैसे ही करना चाहिए, मैं तो यही कहने जा रहा था। मोटा मोटा लिखते जाना, PBT कितना 22 लाख। इधर करना इन्वेस्टिंग, इधर करना फाइनेंसिंग। क्या मांग रहा था वैसे? ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग मांग रहा था ना, इन्वेस्टिंग नहीं मांग रहा, तो इन्वेस्टिंग छोड़ दिया। इधर डेप्रिसिएशन कितना है? 4 लाख। अमोर्टाइजेशन कितना है? 1.5 लाख। तो डेप्रिसिएशन 4 लाख, अमोर्टाइजेशन 1.5 लाख। आगे ड्यूरिंग द ईयर द अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज्ड बाय 370 एंड द इन्वेंटरी राइज बाय। तो ये डेटर बढ़ेंगे तो क्या करना है? कितने का? 370। और इन्वेंटरी राइज बाय 61, 60। और अकाउंट पेबल इंक्रीज बाय 85। और द कंपनी आल्सो पेड 35 एज एन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे किया था माइनस किया हुआ था, प्लस कर दो कितना 135। ये प्लस तो करांगे पर ये नॉन कैश तो नहीं है ना। और ये इंटरेस्ट जो पे किया वो फाइनेंसिंग है क्या? इंटरेस्ट पे किया तो फाइनेंसिंग ही होगा, तो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो 135। फाइनेंसिंग का भी बताना है क्यों। एंड 24 लाख 240 द कंपनी पेड 240 एज एन टैक्स, तो 240 नीचे जाके माइनस।
द कंपनी इशूड द न्यू इक्विटी वर्थ 9 लाख, तो 9 लाख की अगर इक्विटी इशू करिए तो फाइनेंसिंग में प्लस, एंड रेज्ड अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 5 लाख फाइनेंसिंग च प्लस, इट रीपेड 3.5 लाख ऑफ द एग्जिस्टिंग डेट एंड पेड 90,000 डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। 3.5 ਤੇ 90, ਉਹ 3.5 ਤੇ 90 ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, रीपे करता तो डिविडेंड देता, और उधर ऑपरेटिंग में कुछ नहीं करना क्योंकि पीबीटी गिवन है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश कितना है, 2.5 लाख, क्योंकि आपको कैश का सीडी मांगा तो इन्वेस्टिंग का भी देख लेना चाहिए हमें, कैश का सीडी मांगा है, पूरा कैश फ्लो बनेगा, चोरी ना करना। बचत करने जाओगे अगर इन्वेस्टिंग की आइटम छोड़ दी एंड ते गलती हो जो, फिर पढ़ना वो क्वेश्चन टाइम बाद लगू। बीडी कितना प्लस कितना सीडी कितना, ओपनिंग कैश कितना था, 2.5 लाख। यूज द इंटरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो, दफा हो। एक तो इसने कहा था नॉन कैश, क्या नॉन कैश तो 2 ही आइटम हुई फिर 5.5 लाख की। ऑपरेटिंग क्या करिए, दवा दब फुर्ती मार के सारा, उधर से फाइनेंसिंग एक या ना कोई और कर देना, फाइनेंशियल फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग 30 लाख का, फाइनेंसिंग 825 और प्लस ਦਾ ਹੀ ਇਹ 23 ਤੇ 8 31.25, ਸੀਡੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 31 ਤੇ 2 33.75, ऑपरेटिंग 23 पूरा ਤੇ 8.25 ਤੇ 33.75। चलो जी नंबर बना, एक और रह गया, ये भी कर लो। AR Limited is formed to take over the assets and liability of ABC which is then dissolved. AR is formed to take over the assets and liability of ABC which is then dissolved. It is an example of external reconstruction, merger या absorption। क्या लगाओगे? एक्सटर्नल बड़ा नहीं, आंसर यही है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर 2 चीज़ आती है, मर्जर ਤੇ absorption। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ। अगर कंपनी नुकसानमंद हो, अगर कंपनी नुकसानमंद हो, सुन तो लो, दस रहे ना फिर। अगर कंपनी कोई नुकसान कर रही हो, लॉस मेकिंग कंपनी हो, तो वी हैव 2 ऑप्शंस, या तो इंटरनली लॉस सेट कर लो या किसी के साथ एक्सटर्नली जुड़ के लॉस सेट कर लो। वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज अमेलगमेशन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑल्टरनेट नेम है टू द अमेलगमेशन। तो इसमें दोनों आते हैं, मर्जर और एक्विजिशन। अब टेक ओवर कर रही है एसेट्स और लायबिलिटी, इट कैन बी मर्जर और इट कैन बी परचेज, और ये दोनों ही वर्ड किस में आ जाएंगे, एक्सटर्नल में। तो बोथ सी एंड डी इज, बोथ बी एंड डी इज सी, आंसर आएगा सी। ठीक है, आप क्या करो, बुक के इंडेक्स पे लिख लो कि अमेलगमेशन का अल्टरनेटिव नेम क्या है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। याद ही रहना चाहिए वैसे तो, पर इंडेक्स पे लिख लो आप। सी आ गया इसका आंसर, आंसर किया गया अपने CBAAC, CBAAC। एक MCQ गलत हुआ पर बाकी तो सही हुए ना, 28 नंबर आ गए ना, मोर देन इनफ है ना, हो जाएंगे MCQ। बाकी आप कर लोगे, मैं कराऊँ ऐसे ही, तब तो कहीं सी। तो क्रक्स पता क्या है,